हेलो नमस्ते, मेरा नाम श्रेयांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 20वां वीडियो है। आज का हमारा शीर्षक है स्लोप एनालिसिस। आज हम लोग बात करेंगे ढाल विश्लेषण की। पिछले अध्याय में हम लोगों ने जाना था मास मूवमेंट के बारे में, द्रव्यमान क्षरण। द्रव्यमान क्षरण तभी होता है जब गुरुत्वाकर्षण से के बल के द्वारा चट्टानों का मूवमेंट होता है। और गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो हमें हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों पर काम ही करता है। पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनमें ढाल होती है, पहाड़ों में ढालें होती हैं, है ना। तो उस ढाल का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये कहीं ना कहीं व्यावहारिक भू आकृति विज्ञान, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी की तरफ एक कदम होता है, क्योंकि जो ढाल होती हैं वहाँ पे घर बने होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। वहीं पे हम लोग मनोरंजन के साधन, होटल्स, बाकी चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो इंसानों के लिए बहुत आवश्यक है कि ढाल को समझ पाएँ, खासकर सिविल इंजीनियरों के लिए, जिससे कि हम लोग उसका मैनेजमेंट कर पाएँ और बाकी जो समस्याएं हैं दूर कर सकें। वो अलग बात है कि स्लोप एनालिसिस जो टॉपिक है वो बहुत, इसकी सीमाएं हैं, बहुत हद तक हमें मदद नहीं देता है, फिर भी बहुत सारी चीज़ों को हमें बताता है जो हमें समझना है। तो इस टॉपिक की अगर बात करें, भूगोल में हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप के तत्व क्या क्या होते हैं, ढाल क्या होता है, ढाल के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्लोप। इसके अलावा हम लोग जानेंगे ढाल कितने प्रकार का होता है, ढाल को पढ़ने की कौन सी विधियां हैं, कौन से अप्रोच हैं, कौन से उपागम हैं, और ढाल का पतन, ढाल सपोज ढाल जो बना है, मान लो ऊंचाई है, ऊंचा पर्वत एक दिन वो पेनी प्लेन बन जाएगा, एक दिन वो ज़मीन पे मैदान का रूप ले लेगा। तो ढाल जो होता है वो लगातार कम होता है पहाड़ों का, आपको पता है। ये बात नहीं पता है तो आगे हम लोग जब साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ेंगे तो और समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके पीछे मॉडल कौन कौन से हैं, कौन किस किस प्रकार से ढाल ऊपर से नीचे छोटा होता चला जाता है, उसके कोण में कैसे बदलाव आता है, तो हम लोग उन मॉडल्स को समझेंगे। और इतना ही सिर्फ ढाल विश्लेषण में हम लोग ढाल जो है विश्लेषण या स्लोप एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं ढाल क्या होता है। इन ज्योग्राफी स्लोप इज द राइज और फॉल ऑफ द लैंड सरफेस। कितनी आसान तरीके से इस बात को लिखा है इसमें कि जो स्लोप होता है वो सिर्फ ऊंचाई और निचाई, ज़मीन में की ऊंचाई और निचाई के बीच का जो अंतर होता है वही ढाल होता है ना। अगर हम लोग फोटो में देखें, अगर कोई ये इंसान है तो आप देख रहा है ये छोटे छोटे टीले आप देख रहे हैं ना, तो यही ढाल है ना, ये ढाल है कि नहीं। इसी को हम लोग ढाल बोलते हैं। बाकी जो परिभाषाएं हैं या एक्सप्लेनेशन है वो मैंने ऊपर लिख दिया है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम लोग ढाल के ऊपर चढ़ते हैं तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या, उसे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ऊपर जा रहे हो, राइजिंग स्लोप है ना। और अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो हम लोग उसे बोलेंगे डाउन हिल ऊपर से नीचे आएंगे तो उसे फॉलिंग स्लोप बोलेंगे, है ना। स्लोप जो होता है ढाल, अगर हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग उसे बोलेंगे राइजिंग स्लोप। जो स्लोप है, जो ढाल है, वो ऊपर की ओर चढ़ रही है, उठ रही है। और अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे फॉलिंग स्लोप, जो ढाल है वो नीचे की तरफ जा रही है। आप देखेंगे जो ये एरो बना है, जो जो पारदर्शी है, सफ़ेद कलर का है, वो हमें बता रहा है कि जो स्लोप है वो डाउन स्लोप है, नीचे फॉलिंग स्लोप है, नीचे जा रहा है। और जो ब्लैक है वो हमें बता रहा है कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, राइजिंग स्लोप है। तो ये जो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कोई भी जगह हो, हम लोग मैदान में भी होते हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्लोप होता है। अलग बात है कि हमें वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो एंगल होता है उसका कोण बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही इतना कम होता है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये ढाल है। उदाहरण के तौर पे हम लोग गंगा के मैदान में बैठे हैं, मान लो हम रूरा में बैठे हैं, कानपुर देहात में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश गंगा का मैदान है, तो यहाँ पे तो कोई पहाड़ नहीं है, तो हमें लगेगा कि ये तो फ्लैट है, यहाँ पे तो कोई कोण नहीं बन रहा है। फिर भी ये करीब करीब 100-150 मीटर ऊपर है समुद्र तल से, तो कहीं ना कुछ तो एंगल बन रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट स्लोप, जिन्हें हम लोग नंगी आंखों से ना देख सकें। पहाड़ों को तो हम लोग देख सकते हैं, बाकी जो नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं उसे फ्लैट स्लोप बोलते हैं। मैदानों में भी होते हैं, लेकिन ये एक अलग ही चीज़ है, इनको हम लोग ढाल विश्लेषण में नहीं पढ़ते हैं, उनको अलग चीज़ों में पढ़ते हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे आगे। तो हम लोग ये समझ चुके हैं ढाल क्या होता है, कोई कठिन चीज़ नहीं है, हम लोगों ने समझ लिया। हम लोग ये जानते हैं ढाल के तत्व क्या होते हैं। अगर हम लोग बात करें मैथमेटिकल स्लोप की, गणितीय ढाल की, तो गणितीय ढाल अगर हम लोग बोलें, कल्पना करें, तो हम लोग ऐसे ढाल बना देंगे, है ना, एक ऐसा ढाल बना देंगे नॉर्मल। लेकिन अगर हम लोग भौगोलिक ढाल की बात करें, ज्योग्राफिकल स्लोप की, तो कभी आपने पहाड़ देखा कि वो एकदम बिल्कुल इस स्लोप में हो, एकदम सीधा हो?
ऐसा नहीं होता। जब पहाड़ को आप ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो कहीं पे पहाड़ जो है उत्तर ढाल बनाता है ना, कहीं पे फ्री फेस होता है, एकदम खड़ा खड़ा ढाल, एकदम दीवार जैसी खड़ी है पहाड़ में, है ना, कहीं पे जो है एकदम सीधा सीधा पहाड़ एकदम सड़क के आ रहा होता है, और कहीं पे जो है अवतल ढाल बना देता है ना, कॉनकेव ढाल बना देता है। तो इस प्रकार का जो ज्योग्राफिकल, क्योंकि रियल जो लाइफ होती है उसमें हमें कोई चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती है, इसलिए जो ढाल होती है वो भी परफेक्ट नहीं मिलती है। अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग किस्म की ढाल को देखने को मिलता है हमें, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्लोप, ढाल के तत्व। अगर हम लोग बात करें सबसे ऊपर जो ढाल होती है, जब पर्वत का जो सबसे ऊपरी शिखर होता है या ढाल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल कॉन्वेक्सिटी। सिमेट्रिकल मतलब होता है शिखरी, और कॉन्वेक्सिटी मतलब होगा उत्तल ढाल। मतलब कि जो शिखरी उत्तलता है उसे हम लोग बोलते हैं नंबर 1, सबसे ऊपरी जो ढाल होती है हम लोग उसे बोलते हैं शिखरी उत्तलता, ठीक है ना, या फिर हम लोग बोलेंगे इसको सरल भाषा में उत्तल ढाल, है ना। कॉन्वेक्स स्लोप है ये, है ना, इसे हम लोग जो है वैक्सिंग स्लोप, वर्धमान ढाल या अपर वाश स्लोप, ऊपरी घुलन ढाल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऊपर बरसात होगी, बरसात होने से वो घुलती रहेगी चट्टानें जो मिट्टी की होंगी, तो इसलिए हम लोग इसे अपर वाश स्लोप भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर जो है घुलन से ही चट्टान ये स्लोप तैयार होता है। इसके अलावा उसके जैसे हम लोग कॉन्वेक्स के नीचे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा फ्री फेस। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि जो पहाड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, पहाड़ की चोटी, वहाँ पे पहुँचना क्यों कठिन होता है, क्योंकि हम जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो एक ऊंचाई तक तो हम लोग चढ़ जाते हैं, है ना, यहाँ से चढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे यहाँ तक तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ मीटर का हमें फ्री फेस ज़रूर मिलता है। उस फ्री फेस को अगर हम लोगों ने पार कर लिया तो हम लोग उस पहाड़ को विजय कर लेते हैं। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े पर्वतों पर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना कठिन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें फ्री फेस का सामना करना पड़ता है। फ्री फेस का मतलब होता है सीधी ढाल, एक दीवार खड़ी है, अब दीवार पे ऊपर चढ़ना है, आसान काम नहीं है। तो जो जितने मतलब ये जो असल में आपके सामने एक ढाल का एक नमूना प्रस्तुत है, एक मॉडल है, ये असल में दुनिया भर के ढालों का अध्ययन करके एक कॉमन रूप दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सारे ढाल आपको ऐसे ही मिलें, हो सकता है किसी ढाल में 2 तत्व मिले, फ्री फेस मिले और ये कॉन्वेक्स स्लोप मिले, या हो सकता है फ्री फेस एकदम ना मिले, कॉन्वेक्स मिले और रेक्टिनियर मिले, जो इसे बोलते हैं सरल रेखी ढाल, या फिर कॉनकेव मिले, अवतल ढाल मिले। आपको सारे तत्व एक साथ बहुत कठिन है कि आपको एक ही स्लोप में मिल जाए, एक ही पहाड़ पे या एक ही ढाल पे मिल जाए, लेकिन एक बात तय है कि एक से अधिक तत्व आपको मिलते ज़रूर हैं। किसी भी पहाड़ को अगर आप देखेंगे, किसी पहाड़ के ढाल का अध्ययन करेंगे, तो सबसे ऊपर हो गया कॉनकेव, कॉन्वेक्स मतलब उत्तर ढाल, फिर हो गया फ्री फेस जिसे बोलेंगे जो है खड़ा ढाल, है ना, एकदम सीधा, उसका हिंदी एकदम अचानक से शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। इसे हम लोग डेरिवेशन स्लोप भी बोलते हैं। डेरिवेशन स्लोप मतलब होता है, इसकी हिंदी क्या होगी, निस्रावण ढाल, क्योंकि ऊपर से मलबा सीधा नीचे गिरता है, इसे निस्रावण ढाल भी बोलते हैं। बाकी ये जो है रेक्टिलिनियर जो ढाल होता है, ये क्या ढाल होता है, ये ढाल असल में क्या है कि ऊपर से जो मलबा गिर गिर के आता है, जब मलबा गिर के आएगा तो नीचे यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो जब जमा हो जाएगा तो वो एक करीब करीब सीधी रेखा में जमा होगा, तो उस जमा हुए मलबे को हम लोग बोलते हैं एक सरल रेखी ढाल। हमेशा पहाड़ में आपको एक सरल रेखी ढाल जरूर मिलता है एक ऊंचाई पे, जहाँ पे स्लोप एकदम सीधा होता है 40 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है इतना, तो ये उसे बोलते हैं हम लोग सरल रेखी ढाल। इसे हम लोग डेब्रिस या फिर डेब्रिस कंट्रोल स्लोप के नाम से भी जानते हैं। डेब्रिस स्लोप मतलब होता है मलबा ढाल या फिर मलबा नियंत्रित ढाल के नाम से। बाकी स्ट्रॉलर ने इसे रिपोज ढाल भी कहा है। अब रिपोज स्लोप तब बोला जाएगा कि जब ये सिर्फ मलबा के जमने से बने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अपर्दन हो गया और यहाँ पे कि नीचे नंगी चट्टानें दिखाई पड़ गई और वो मान लो सरल रेखा में थी, वो रेक्टिलिनियर थी, तो कभी कभार बिना जमाव के, बिना मलबे के जमाव के भी सरल रेखी ढाल बन जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो है असल में डिपोजिशनल जो है निक्षेपणात्मक ढाल होता है, और अगर इसका अपर्दन हो जाएगा, ऊपर का मलबा सब साफ हो जाएगा और नीचे की नंगी चट्टानें आ जाएंगी, सपोज वो सीधी रेखा में है, तो उसे हम लोग बोलेंगे जो है इरोजनल अपर्दनात्मक सरल रेखी ढाल। वो अलग विषय है, इतना हमें अंदर नहीं जाना है फिलहाल। और सबसे नीचे की जो स्थिति होती है उसे हम लोग बसाल
कॉन्केविटी बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्केव स्लोप, मतलब अवतल ढाल। अवतल मतलब आप समझ ही रहे हैं, अवतल जो होता है, हमें जब हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा उत्तल अवतल, तो जो उत्तल ढाल होता है वो ऐसा होता है, और जो अवतल ढाल होता है वो नीचे से ऐसा मुड़ा होता है। तो ये उत्तल अवतल हो गया, कॉन्वेक्स कॉन्केव में अंतर हो गया। इसे हम लोग जो है वार्निंग स्लोप भी बोलते हैं, छीमार ढाल, या फिर वैली फ्लोर बेसमेंट भी बोलते हैं। वैली फ्लोर को हम लोग बोलेंगे घाटी तलागार, जो है फ्लोर बेसमेंट को बोलेंगे तलागार ढाल, या फिर लोअर वाश स्लोप, निचला घुलन ढाल। जो सबसे ऊपर होता है उसे हम लोग कॉन्वेक्स स्लोप को बोलते हैं, अपर वाश स्लोप ऊपरी घुलित ढाल, और जो नीचे वाला होता है लोअर घुलित ढाल। क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं बरसात के प्रभाव से, मलबे के बहाव से ही उनमें ये उत्तलता और अवतलता का निर्माण होता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से। तो ये हो गया एलिमेंट ऑफ स्लोप्स। कोई कठिन नहीं समझना, ये 3-4 प्रकार का एलिमेंट होता है। हम लोग ये जानते हैं कि स्लोप कितने टाइप का होता है ना, कौन कौन टाइप का स्लोप होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप में 3 किस्म का क्लासिफिकेशन के आधार है। एक तो जेनरिक क्लासिफिकेशन है ना, और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप एलिमेंट, स्लोप के जो हम लोगों ने अभी तत्व पढ़े हैं उनके आधार पर। और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्वांटिटेटिव मतलब होता है मात्रात्मक, और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो 3 प्रकार का वर्गीकरण। एक स्लोप के ढाल के एंगल के हिसाब से ढाल का कोण कैसा बन रहा है, एक जो है जो ढाल के तत्व हैं उनके आधार पे, और एक जेनरिक क्लासिफिकेशन है, आप समझ जाएंगे अभी, है ना। एक 3 टाइप के जो मतलब जेनरिक क्लासिफिकेशन मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पे। ढाल 3 प्रकार से बनते हैं, या तो टेक्टोनिक ढाल होगी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेट टेक्टोनिक या भ्रंश और वलन, उन पर्वतों के निर्माण की बात हो रही है। भाई पर्वत को किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, क्या 2 प्लेट आपस में दूर जा रही हैं तो ज्वालामुखी पर्वत बन रहा है, या फिर प्लेट आपस में टकरा रही हैं वलित पर्वत बन रहा है, किस प्रकार का भ्रंश पर्वत बन रहा है, ब्लॉक माउंटेन जो हम लोग पढ़ते हैं, हॉस्ट बन रहा है, ये सब आगे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं, उस प्रकार के उसको बोलते हैं टेक्टोनिक स्लोप, कि किस प्रकार की टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, किस प्रकार की विवर्तनिकी घटना घटी, और किस प्रकार का वो ढाल बन गया। इरोजनल स्लोप, इरोजनल तो हम समझ रहे हैं, इरोजनल मतलब एक चीज़ टूट के बहा के हवा पानी ले जाए। तो कई बार क्या होता है, ढाल में ऊपर से कुछ आइटम होता है, उसको जो है हवा या पानी या बर्फ़ की नदी जिसे ग्लेशियर या हिमानी बोलते हैं, वो बहा के ले गई, तो एक ढाल का निर्माण कर दिया, तो उसे बोलेंगे इरोजनल स्लोप, है ना, अपरदनात्मक ढाल। और एक तीसरा होता है, वो बोलेंगे स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन। अब ऊपर से तो मलबा ले गई ढाल जो है कोई भी नदी या हवा, और कहीं जाके नीचे जमा करेगा। जब नीचे जमा करेगा तो नीचे ढाल बन जाएगा कोई ना कोई, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था डेब्रिस स्लोप, है ना, लीनियर ढाल जो है, जो लीनियर मतलब या फिर सरल रेखी ढाल बोलते हैं, है ना, तो वो बन जाएगा। तो उसे बोलेंगे स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन, मतलब कि जमाव के आधार पर जो बना हुआ ढाल है उसको बोलेंगे स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन। तो ये हो गया हमारा जेनरिक क्लासिफिकेशन उनके बनने के आधार पे। अगर हम लोग उसकी बात करें एलिमेंट के आधार पे, तो हम लोगों ने 4 एलिमेंट पढ़ चुके हैं, उनको हम लोग समझते हैं। एक होगा स्क्री स्लोप। स्क्री स्लोप का निर्माण तब होगा, स्क्री स्लोप को मतलब हम लोग बोलते हैं मलबा ढाल हिंदी में। मलबा ढाल का निर्माण तब होगा जब आपको ऐसी कोई ढाल मिलेगी कि यहाँ पे फ्री फेस था, है ना, यहाँ पे खड़ा ढाल था, और खड़े ढाल से सामान जो है ऊपर से मलबा गिरा और नीचे जम गया। तो इस प्रकार का जो ढाल होगा उसको हम लोग मलबा ढाल बोलेंगे, वो उसका जो है झुकाव इस प्रकार का होगा। लेकिन अगर सपोज फ्री फेस ना हुआ किसी पहाड़ की ढाल में, कोई सपोज सिर्फ कॉनकेव था और नीचे जो है मतलब कॉन्वेक्स आ गया, बीच में सीधी रेखा आ गई, मान लो ये फ्री फेस बनाना किसी पहाड़ में, भाई ज़रूरी नहीं कि हर पहाड़ में आपको फ्री फेस मिले, है ना, मान लो किसी पहाड़ में फ्री फेस ना मिला, तब क्या बनेगा, तब जो जमा होगा ये सीधी रेखा में नहीं होगा, थोड़ा सा और इसका मंद ढाल होगा, देखो इसका ढाल ज़्यादा है ना, इसमें कोण ज़्यादा बन रहा है, उसमें और कम कोण बनेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं पेडिमेंट जमाव। तो पेडिमेंट को हम लोग आगे और पढ़ेंगे। पेडिमेंट को जब हम लोग नदी को जब फ्लूवियल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो, या फिर एरिड मॉर्फोलॉजी, तो हम लोग समझेंगे। बाकी पेडिमेंट स्लोप का निर्माण होगा, हम लोग समझ गए। फ्री फेस अगर ढाल है कहीं पे, खड़ा ढाल है, तो उसके नीचे बनेगा मलबा ढाल।
लेकिन अगर माउंटेन फ्रंट है, अगर कॉन्केव है, सिर्फ नॉर्मल है, फ्री फेस नहीं है, तो पेडिमेंट स्लोप बनेगा, पेडिमेंट ढाल बनेगा, इसे पेडिमेंट ही बोलते हैं। गिलबर्ट ने एक इस पे थ्योरी भी दी है, कैसे बनते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे अगर समय आए, जरूर जब समय आएगा उसका। कॉन्केव स्लोप हम लोग जान चुके हैं, कॉन्केव स्लोप ये होता है नीचे वाला, है ना। और रेक्टिलिनियर स्लोप हम जान चुके हैं, ये होता है सरल रेखी ढाल। और कॉन्वेक्स स्लोप हम लोग जान चुके हैं, सबसे ऊपर वाला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अपर वाश स्लोप। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप एलिमेंट्स। अब क्या है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, कोण के आकार पर आधार पर, कोण जो जो बन रहा है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन होगा। कौन कौन सा? फ्लैट, अगर 0 से 1 डिग्री का एंगल है तो उसे फ्लैट स्लोप बोलेंगे, मैदानी क्षेत्रों में मिलता है ना। जेंटल 1 से 3 डिग्री है तो उसे जेंटल स्लोप बोलेंगे। मध्यम बोलेंगे मॉडरेट अगर 3 से 8 डिग्री का है। स्ट्रॉन्ग स्लोप बोलेंगे जब 8 से 15 डिग्री का है। मॉडरेट स्लोप, मॉडरेट स्टीप, मध्यम आकार का खड़ा ढाल या बहुत तीक्ष्ण ढाल, उसे बोलेंगे हम लोग 15 से 20 डिग्री। और बहुत स्टीप होगा तो 30 से 90 डिग्री का। 90 डिग्री तो मतलब फ्री फेस हो गया, खड़ा ढाल। तो 30 से 90 डिग्री जो ढाल होता है उसे वेरी स्टीप बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खड़ा ढाल। ऐसा ढाल आप जब केदारनाथ पे चढ़ेंगे, जो 16 किलोमीटर की यात्रा है, तो आपको करीब करीब 20-25 डिग्री तक, 30 डिग्री तक का ढाल मिल जाएगा। बहुत कठिन यात्रा तभी वो हो जाती है पैदल चढ़ने पे, क्योंकि उसका एंगल बहुत ज़्यादा है। अब लोग बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ स्लोप डेवलपमेंट। कौन कौन सी विधियां हैं जिन विधियों के आधार पर हम लोग स्लोप का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, है ना। भाई अप्रोच मतलब होता है नज़रिया, आप समझ सकते हैं। कोई भी विषय का अध्ययन करने के लिए आप एक अप्रोच होता है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ने की, आप किस प्रकार से पढ़ने जा रहे हैं। तो हर विषय में समय के साथ अप्रोचेस बदलती हैं किसी विषय को पढ़ने की। जब हम लोग ज्योग्राफिक थॉट पढ़ेंगे, जब हम लोग भूगोल का इतिहास पढ़ेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि भूगोल को पढ़ने की कैसे कैसे विधियों में परिवर्तन आया है। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि जो स्लोप को पढ़ने की, ढाल को पढ़ने की कौन कौन सी विधियों में अंतर आया है। स्लोप इवोल्यूशन अप्रोच, 2 टाइप की अप्रोचेस हैं। स्लोप इवोल्यूशन अप्रोच मतलब होता है ढाल बनने का जो है, ढाल विकास अप्रोच मतलब उपागम, ढाल विकास उपागम, या फिर प्रोसेस फॉर्म अप्रोच, प्रक्रम जो होते हैं ना, प्रक्रम के अनुसार उनका जो है पढ़ने का उपागम। थोड़ा सा अंदर जाते हैं तब समझ में आएगा। जब हम लोग किसी ढाल का हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक नज़र से हम लोग अध्ययन करते हैं, भाई हम लोग ये तो समझते हैं कि अगर ढाल खड़ी है तो कभी ना कभी वो खड़ी डाउन जरूर होगी, इसमें कोई धोखा नहीं है। कभी भी अगर आपके घर में एक मान लो घर बन रहा हो, या कहीं पे रोड में कभी बालू जमा हो, वहीं मोहल्ले में कई बार क्या होता ना कि बालू जमा हो जाती है, कर देते हैं लोग। मान लो किसी ने घर बनवाना था तो मोरम लेके आ गया, बालू लेके आ गया, जमा कर दी। अब बहुत टाइम तक घर नहीं बना, या घर बन गया कुछ बच गया, अब वहाँ पे आप देखेंगे कि पहाड़ जैसा छोटा सा बन जाता है, छोटा सा टीला ऐसा बन जाता है ना मोरम का या बालू का। लेकिन अगर वो 10 साल 15 साल अगर वो टीला वहीं पे बना रहे, वो मोरम वहीं पे पड़ी रहे, तो जो टीला होगा वो धीरे धीरे सपाट होता चला जाएगा, उसका स्लोप लगातार गिरता चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम लोग छोटी सी चीज़ में उस चीज़ को समझ सकते हैं, तो बड़े पहाड़ में भी वही चीज़ अप्लाई होती है। तो सवाल, हम लोग जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अध्ययन करते हैं कि पहले इसका ढाल कैसा था, स्टीप टू जेंटल, हम लोग ये तो समझते हैं कि पहले तेज ढाल होगा फिर जेंटल हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ ये हम लोग नहीं जानते हैं। इस वाले अध्ययन में हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती है ये समझने में कि जो ढाल था वो किस समय, आज से 50 साल पहले उसका स्लोप क्या था, ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये हम लोग पुराने ज़माने का अध्ययन है, जब हम लोग पहले इस नज़र से अध्ययन करते थे। वर्तमान में हम लोग प्रोसेस के अनुसार, प्रक्रम के अनुसार हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 4 बातें होती हैं। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डेनुडेशन एंड स्लोप टाइप, ठीक है ना, एक बात। रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड स्लोप बिहेवियर, 2 बात। मोनो प्रोसेस, 3 बात। पॉली प्रोसेस, 4 बात। जरा विस्तार से समझ लेते हैं। ये जो अप्रोच है ये बस ये बताने की कोशिश करता है कि हम लोग जब अध्ययन करते हैं स्लोप का, ढाल का, तो हमें सबसे पहले वहाँ की जलवायु को समझना पड़ता है। हमें ये जानना है कि वो ढाल कहाँ पे है। भाई ढाल
शुष्क क्षेत्र में है जहाँ पे हवा चलती है, या फिर किसी ह्यूमिड जो है बहुत आर्द्र क्षेत्र में है जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, बरसात लगातार होती है। भाई लगातार बरसात होगी तो पानी बहा के ढाल को ले जाएगा। अगर लगातार ठंडी है, अगर 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 शुष्क जगह है, सूखी जगह है, तो लगातार धूल की आंधियाँ चलेंगी तो हवा उसे बहा के ले जाएगी। हवा बहाने का हवा का मिट्टी को बहाने का तरीका अलग होता है, पानी मिट्टी को अलग तरीके से बहाता है। तो उस हिसाब से जो प्रक्रम है, हवा एक प्रक्रम है, पानी जो है एक प्रक्रम है। तो ये दोनों जो प्रक्रम है, या फिर बर्फ़ की नदी मान लो किसी बर्फीले इलाके में कोई जगह है, कोई ढाल है, तो वहाँ पे बर्फ़ की नदी या ग्लेशियर बहाएगा, उनको सरकाएगा। तो ये सारे प्रक्रम हैं। तो इन प्रक्रम के हिसाब से हम लोग ढाल का अध्ययन करते हैं, ये समझ के कि जो ढाल है उसकी लोकेशन क्या है। अब लोकेशन अगर हम लोग जान जाएंगे कि वहाँ पे कौन सी किस प्रकार की जलवायु है, तो हम लोग ये जान जाएंगे कि कौन प्रकार का प्रक्रम वहाँ पे एक्टिव होगा, कौन प्रकार का जो है प्रोसेस वहाँ पे कारगर होगा, चल रहा होगा। उस हिसाब से, उस नज़रिए से हम लोग अध्ययन करते हैं। क्योंकि ढाल ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर ढाल जल्दी समाप्त हो गई तो किसी दूसरे जगह पर देर में समाप्त होगी, कुछ श्योर नहीं है। सिर्फ वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ढाल किस प्रकार से बिहेव करेगी। इसलिए बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डेनुडेशन, अनाच्छादन और स्लोप के प्रकार के बीच में एक सीधा रिलेशन होता है, सीधा सीधा संबंध होता है। डेनुडेशन जो होता है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। डेनुडेशन हम लोग समझ चुके हैं कि 3 भागों में 3 प्रकार के प्रक्रमों का योग है, वेदरिंग, इरोजन और मास वेस्टिंग, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं, तो हम इसमें अंदर नहीं जाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड स्लोप बिहेवियर, ये भी करीब करीब वही बात है। क्लाइमेट जैसा होगा वैसा ही डेनुडेशन होगा, और क्लाइमेट जैसा होगा वैसे ही स्लोप बिहेव करेगा। स्लोप का टाइप भी मैटर करेगा कि स्लोप किस प्रकार का है, और चूंकि हम लोग स्लोप के टाइप पढ़ चुके हैं, और किस प्रकार का स्लोप बिहेव कर रहा है, किस प्रकार का उसका निवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से उसका पतन हो रहा है, किस प्रकार से वो खत्म हो रहा है, खत्म होने का तरीका क्या है, उसे स्लोप बिहेवियर बोलते हैं। तो किस प्रकार से स्लोप बिहेव कर रहा है, ये वहाँ की जलवायु की जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है। सरल सी बात है। मोनोप्रोसेस, पहले कई बार ये माना जाता था, कुछ वैज्ञानिकों ने इस नज़र से अध्ययन किया कि सिर्फ एक प्रकार का प्रक्रम जो होता है वो काम करता है किसी भी स्लोप की जो बिहेव को समझने के लिए। मान लिया गया कि सपोज ठंडे इलाके में अगर कोई ढाल है बर्फ़ की जगह, तो मान लिया कि सिर्फ ग्लेशियर जो होता है, बर्फ़ की नदी, वही एकमात्र प्रक्रम है जो इस प्रकार के प्रोसेस में काम करेगा और ढाल को शेप देगा। उसे बोलेंगे मोनोप्रोसेस, जब सिर्फ एक प्रक्रम काम करे किसी भी ढाल के निर्माण में। और पॉलीप्रोसेस का मतलब होता है जब बहुत सारे प्रक्रम काम करें। तो वैज्ञानिक जब वर्तमान में आप अध्ययन करते हैं स्लोप का, तो बहुत सारे पॉलीप्रोसेस के हिसाब से वो अध्ययन करते हैं उस नज़र से कि हम ये मानते हैं कि कोई भी ढाल होगा उस पर सिर्फ एक प्रक्रम काम नहीं करेगा, उस पर कहीं ना कहीं हवा भी योगदान देगी, कई बार वहाँ पे पानी भी योगदान देगा, कई बार वहाँ पे हिमानी भी योगदान देगी। सारे योगदान वहाँ के जलवायु कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। हो सकता है कोई प्रक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, कोई मान लो आर्द्र इलाका है, जो है गीली क्षेत्र है, गीली ज़मीन है, हो सकता है पानी ज़्यादा योगदान दे रहा हो, हवा कम योगदान दे रही हो। लेकिन हो सकता है कई बार शुष्क क्षेत्र हो, ठंड जो है सूखे क्षेत्र हो, रेगिस्तान हो सकता है वहाँ पे हवा ज़्यादा योगदान दे रही हो, पानी ना दे रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक पानी वहाँ पे योगदान देगा और कहीं कुछ हद तक दूसरी जगह पे हवा योगदान देगी। इसलिए हम लोग पॉलीप्रोसेस, कई प्रकार के प्रक्रमों को मिला के जो स्लोप डेवलपमेंट होता है, उस नज़र से हम लोग स्लोप का अध्ययन करते हैं। ये हैं पर्सपेक्टिव अप्रोचेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखो, मेरी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, मेरे इंस्टाग्राम की है। और इसके अलावा जो इस वीडियो में स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं उनकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, जाके आप उसे दोबारा से पढ़ सकते हैं। अब लोग बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स ऑफ स्लोप डेवलपमेंट। भाई कौन कौन से मॉडल हैं कि स्लोप का विकास हुआ। भाई स्लोप तो हम समझ गए, इतने टाइप हैं, इस प्रकार से बनता है, या ये है वो है। लेकिन भविष्य में स्लोप कैसा बिहेव करेगा, आज स्लोप कैसा है, कल कैसा होगा, उसे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द स्लोप। ठीक है ना, कोई समस्या की बात नहीं है। 3 मेन मॉडल हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन इन 3 मॉडल से ही पूछे जाते हैं। पहला मॉडल है वो विलियम मॉरिस डेविस ने दिया, साइकिल ऑफ इरोजन जिन्होंने दिया है। इसके अलावा दूसरा जो मॉडल है वो वाल्टर पेंग ने दिया, ये जर्मनी के थे।
ठीक है ना। इसका भी हम लोग साइकिल ऑफ इरोजन आगे पढ़ेंगे। और तीसरा मॉडल जो है वो लेस्टर चार्ल्स किंग ने, एलसी किंग ने दिया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो है विलियम मॉरिस डेविस ने मॉडल दिया, उसे हम लोगों ने बोला स्लोप डिक्लाइन मॉडल। जो स्लोप डिक्लाइन मतलब होगा ढाल का पतन होगा समय के साथ में, ठीक है। और जो वाल्टर पेंग ने दिया उसे बोला स्लोप रिप्लेसमेंट, ढाल जो है उसका प्रतिस्थापन होगा समय के साथ में। अभी हम लोग आगे समझेंगे प्रतिस्थापन क्या होता है, पतन क्या होता है। और जो एलसी किंग थे उन्होंने बोला पैरेलल स्लोप रिट्रीट करेगा, मतलब कि समानांतर स्लोप का, समानांतर ढाल का निवर्तन होगा। निवर्तन मतलब ढाल धीरे धीरे पीछे जाएगी, रिट्रीट कर जाएगी। ये जो है एलसी के 3 मॉडल उन्होंने दिए, ठीक है ना। विलियम मॉरिस डेविस ने अध्ययन किया था नॉर्थ वेस्ट यूरोप में और नॉर्थ ईस्ट यूएसए में, 2 जगहों पे अध्ययन करके उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने 2 रीजन की स्टडी की, तब जाके उन्होंने ये दिया कि ढाल ऐसे जो है डिक्लाइन करता है, ठीक है। और जो अपने ये वाल्टर पेंग थे, उन्होंने स्लोप जो है उन्होंने अध्ययन किया एंडीज और आल्प्स पर्वत का। एंडीज और आल्प्स जो 2 रीजन है वहाँ का अध्ययन किया। एंडीज पर्वत में मालूम है साउथ अमेरिका में है, आल्प्स यूरोप में पड़ता है। इन 2 पर्वतों के ढालों का अध्ययन किया। और जो एलसी किंग थे पैरेलल रिट्रीट जो उन्होंने दिया, उन्होंने साउथ अफ्रीका के स्लोप का अध्ययन किया। ये जो है रीजन ऑफ स्टडी था। एरिया कैसा था, जो पेंग जो मॉरिस डेविस का इलाका था वो ह्यूमिड था, मतलब कि गीला इलाका था, आर्द्र क्षेत्र था। और जो वाल्टर पेंग का था वो टेक्टोनिक क्षेत्र था, क्योंकि ये आल्प्स और एंडीज चूँकि टेक्टोनिक एक्टिविटी से बने हैं, वलित पर्वत है। और जो ये इनका था एलसी किंग का, वो सेमी एरिड और वेव कट था। एक तो अर्धशुष्क क्षेत्र था साउथ अफ्रीका का, इसके अलावा समुद्र किनारे वेव कट फॉर्म बनते हैं। समुद्र किनारे अगर पर्वत हैं तो समुद्री लहरें उन्हें काट देती हैं, तो वेव कट एरिया था, वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्लोप ये हम लोग आगे फोटो के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि अगर हम लोग विलियम मॉरिस डेविस की बात करें, मतलब WM डेविस की बात करें, तो विलियम मॉरिस डेविस ने बोला कि सपोज पहले ढाल ऐसा था, मान लो 1 नंबर, मान लो स्टार्टिंग में कोई भी पर्वत जो था उसका ढाल ऐसा था, ये आप देखेंगे 1 नंबर जो है इस प्रकार का ढाल था। समय के साथ में क्या होगा कि चूंकि उसमें अपर्दन होगा और निक्षेपण होगा, हवा और पानी अलग अलग किस्म की क्रियाएं करेंगे, उसके ढाल को छोटा करेंगे। तो जब ढाल इसका छोटा होगा तो ढाल धीरे से 2 नंबर पे आ जाएगा। इससे क्या होगा कि कोण तो बदल जाएगा भाई, 1 का जो कोण था वो तो कोण कम हो जाएगा, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ की जो डिस्टेंस है वो एक ही रहेगी। कोण तो बदल जाएगा लेकिन वो रिट्रीट नहीं करेगा, ढाल पीछे नहीं जाएगा। पर्वत जहाँ पे था वो वहीं पे रहेगा, बस पर्वत का एंगल कम हो जाएगा। ये उन्होंने बोला, इसीलिए बोला उन्होंने ढाल पतन, ढाल का पतन होगा, कोण का पतन होगा, पहाड़ का पतन नहीं होगा। पहाड़ की जो बीच में जो उसका बेस होगा उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा है इस फोटो को देखने से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था विलियम मॉरिस डेविस का, जो उन्होंने अध्ययन किया यूरोप का और अमेरिका का, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका का। फिर बात आती है उनकी वाल्टर पेंग की। वाल्टर पेंग ने बोला कि स्लोप का रिप्लेसमेंट होगा, स्लोप का प्रतिस्थापन होगा। कैसे होगा? सपोज स्लोप ऐसे था, 1 नंबर आप देखें, पहले स्लोप ऐसे था, देखिए 1 नंबर कहाँ जा रहा है, इसका ढाल ज़्यादा था, है ना, और इसकी जो दूरी थी पहाड़ की वो इधर थी। इसके बाद क्या होगा कि जब चूँकि स्लोप जो है काफ़ी तीक्ष्ण है, ढाल काफ़ी तीक्ष्ण है, तो ऊपर से मास वेस्टिंग होगी, मलबा गिरेगा और मलबा आगे की ओर गिरेगा, आगे की ओर गिरेगा। आगे की ओर गिरने से क्या होगा कि जो पहाड़ का जो नीचे की जो भूमि है, जो उसकी त्रिज्या बोल दें, अगर पहाड़ की, अगर हम लोग पहाड़ के मध्य को अगर हम केंद्र मान लें वृत्त का, तो जो पहाड़ की त्रिज्या है, जो रेडियस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मलबा जो है आगे की ओर गिरा, आगे जमा हुआ। लेकिन जो कोण है, 1 का कोण ज़्यादा है एंगल और 2 का एंगल कम है, एंगल कम हो जाएगा और पहाड़ की जो डिस्टेंस है, पहाड़ की जो रेडियस है वो बढ़ जाएगी। इसको बोलेंगे स्लोप का रिप्लेसमेंट, कि जो एक नंबर पे स्लोप था उसका रिप्लेसमेंट हो गया, 2 ने उसका रिप्लेसमेंट कर दिया, एक्युमुलेशन हो गया, जमा हो गया मलबे का। और जब 2 नंबर का ढाल है, भविष्य में यहाँ पे जब मास वेस्टिंग होना शुरू होगी, तो यहाँ का जब मास वेस्टिंग होना शुरू करेगी तो वो 3 नंबर जो स्लोप होगा वो रिप्लेसमेंट कर देगा 2 से,
समझ में आ गया। इसीलिए इसको बोला गया स्लोप रिप्लेसमेंट। ये वाल्टर पिंक का था। इसमें जो है रेडियस भी बढ़ रही है और बीच का उनका एंगल कम हो रहा है। इसमें रेडियस वही है, मलबा आगे की ओर नहीं जा रहा है, बस स्लोप लगातार कम हो रहा है। ये उन्होंने अध्ययन किया था टेक्टोनिक का, एंडीज पर्वत का और राज पर्वत का। और ये आता है पैरेलल रिट्रीट, जो समानांतर निवर्तन, जो एलसी किंग का मॉडल है। उन्होंने बोला कि ढाल जो है, ना तो ढाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस उसकी जमीन में परिवर्तन आएगा। सपोज पहले ढाल 1 नंबर पे थी, 1 नंबर ये ऐसा ढाल था, ठीक है ना, फ्री फेस बन रहा है, समानांतर ढाल बन रही है, और ये जो है इस प्रकार की मान लो एक मॉडल था, एक ढाल थी। फिर क्या हुआ कि इसका अपर्दन हुआ। अपर्दन होने से जो ढाल थी वो 1 से 2 नंबर पहुंच गई, पीछे की ओर बैक मार गई, पीछे की ओर चली गई, वो रिट्रीट कर गई, निवर्तन हो गया। लेकिन ना तो उसके एंगल में परिवर्तन आया, ना उसके शेप में परिवर्तन आया। ये बोलेंगे पैरेलल रिट्रीट। इस प्रकार का उनका विचार था, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में अध्ययन करके निकाला। तो अब इस अध्ययन से हम लोग क्या सीखते हैं? इस अध्ययन से ये सीखते हैं कि ये तीनों मॉडल कारगर हैं। ऐसा वास्तविकता में होता है, क्योंकि तीनों लोगों ने अलग अलग जगहों पे स्टडी की और उन्होंने जब देखा तभी उन्होंने ये थ्योरी दी। ऐसा तो है नहीं कि अंधाधुंध कर दिया उन्होंने। तो जब उन्होंने थ्योरी दी ये चीज़ें देख के, तो जाहिर सी बात है ये तीनों मॉडल कहीं ना कहीं कारगर हैं पूरे पृथ्वी पे, अलग अलग जगहों पे। लेकिन एक सिंगल मॉडल यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है कि इस रिप्लेसमेंट के हिसाब से ही जो है ढाल गिरेगी या फिर डिक्लाइन करेगी या फिर रिट्रीट करेगी। अभी भी ढाल, इसीलिए इसी कारण से जो स्लोप एनालिसिस है वो स्लोप मैनेजमेंट में, ढाल का जो मैनेजमेंट होता है उसमें कारगर नहीं है, सीमित है इसका ज्ञान, क्योंकि हर जगह स्लोप अलग अलग तरह से बिहेव करता है, जो हम लोग स्लोप एनालिसिस में सीखे हैं। तो अभी भी हम इस पे अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्लोप कैसे काम करता है। फिलहाल आपके सामने ये एक आइडिया था जो आपके सिलेबस में है, एग्ज़ाम में आता है। तो ये हो गया अपना स्लोप एनालिसिस। अगला जब हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे तब उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।